हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रमोद कुमार, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय खैराही कला, चतरा, सोनभद्र। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग पदार्थ के बारे में जानते हैं कि पदार्थ क्या है। ठीक है, तो बच्चों, पदार्थ को अंग्रेजी में हम मैटर कहते हैं। और बच्चों, आप लोग अपने आसपास बहुत सी वस्तुओं को देखते होंगे जिसमें बहुत सारी वस्तुएं प्रकृति द्वारा बनाई गई होती हैं, जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, पशु, जानवर इत्यादि। और बच्चों, बहुत सी वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई गई होती हैं, अर्थात मैन मेड होती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, कलम, किताब, चाक, डस्टर, पेंसिल इत्यादि। तो बच्चों, आपने यह भी देखा होगा कि ये सब वस्तुएं जो हैं जहाँ हैं वहाँ स्थान घेरे हुए हैं और उनका अपना द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो बच्चों, जो वस्तुएं स्थान घेरते हैं और जिनका अपना द्रव्यमान होता है, भार होता है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब पदार्थ को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसका अपना भार होता है, जैसे हवा, पानी, मेज, कुर्सी इत्यादि। तो बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए कि क्या प्रकाश भी पदार्थ है, मैटर है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर नहीं में होगा, क्योंकि प्रकाश तो स्थान घेरता है लेकिन प्रकाश में कोई द्रव्यमान, भार नहीं होता है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को पदार्थ की अवधारणा समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण। तो बच्चों, आप देखते होंगे कि जो भी वस्तुएं हमारे आसपास होती हैं वे जो है एक जैसे नहीं होती हैं ना, उनमें कोई न कोई भिन्नता होती है। तो वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर हम कई वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, उसी को हम वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम पदार्थ का वर्गीकरण उसके सामान्य लक्षणों के आधार पर करते हैं। तो हम उसे दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। पहला भौतिक वर्गीकरण और दूसरा जो है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो बच्चों, भौतिक वर्गीकरण क्या है? तो जब पदार्थ को हम उसके बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो उसे हम भौतिक वर्गीकरण कहते हैं, और जब पदार्थ को हम उसके आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो उसे हम रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। अब बच्चों, भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला ठोस, जिसे हम अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड। और दूसरा द्रव, जिसे अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं। और तीसरा गैस। ठीक है, तो भौतिक वर्गीकरण को हम 3 भागों में बांट दिए, ठोस, द्रव, गैस। उसी तरह से रासायनिक वर्गीकरण को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले को तत्व कहते हैं, दूसरा जो है मिश्रण होता है, दूसरा यौगिक, तत्व, यौगिक, और तीसरा मिश्रण। ठीक है, अब देखिए हमारा पदार्थ का वर्गीकरण हो गया, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत तत्व, यौगिक और
मिश्रण। तो बच्चों एक चीज मैं बता दूं कि चाहे पदार्थ भौतिक हो चाहे रासायनिक, उसमें 4 चीजें कॉमन होती हैं। पहला कि जितने भी पदार्थ होते हैं वह सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं। जैसे यह चाक है, तो चाक भी एक पदार्थ है। यह देखिए छोटे छोटे कणों से बने हैं। इसको आप तोड़ेंगे छोटे छोटे कणों में विभाजित होते चले जाएंगे और इतना छोटे कण में विभाजित हो जाएंगे कि हम इसे नंगी आंख से भी नहीं देख पाएंगे। उसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। ठीक है, तो जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा कॉमन ये है कि कणों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। और तीसरा यह है कि कणों के बीच में खाली जगह पाया जाता है। और चौथा कॉमन यह है कि कण जो होते हैं उसी खाली जगह में गति करते रहते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम ठोस के बारे में जानते हैं कि ठोस के कण कैसे होते हैं। तो बच्चों ठोस के जो कण होते हैं क्या होते हैं कि एकदम पास पास होते हैं। ठोस के कण पास पास होते हैं। इनके बीच में जो है आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इनके बीच जो है आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है और उस आकर्षण बल के कारण ही ये एक दूसरे से बंधे होते हैं और इनके बीच में स्पेस नहीं पाया जाता। और स्पेस न होने की वजह से, ठीक है, स्पेस न होने की वजह से और आकर्षण बल अत्यधिक होने की वजह से इनके कण जो है आपस में गति नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं अपने जगह पर ही स्थिर रहते हैं। यही कारण है कि बच्चों ठोस का आकृति और आयतन दोनों क्या होता है निश्चित होता है। जैसे यह डस्टर है, डस्टर को चाहे हम इसे हवा में झुला दें, चाहे इसे जमीन पर फेंक दें, चाहे हाथ में रखें, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और न ही इसके आयतन में परिवर्तन आता है। ठीक है, अब अगला है द्रव। तो बच्चों जो द्रव के कण होते हैं वह ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ठीक है, इस तरह से मानते चलिए कि ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं और इनके बीच में आकर्षण बल जो होता है ठोस की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठोस की अपेक्षा कम होता है और इनके बीच में खाली जगह भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वे इस खाली जगह में इधर उधर गति करते रहते हैं। ठीक है, और आकर्षण बल कम होना और खाली जगह ज़्यादा होने के कारण ये अनवरत गति करते रहते हैं, जिससे इनका आयतन जो है निश्चित जिससे इनका आकृति जो है निश्चित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। जैसे यदि 1 लीटर पानी को बॉटल में रखेंगे तो वह पानी बॉटल का आकार ले लेता है, लेकिन अगर उसी 1 लीटर पानी को हम थाली में उड़ेल दें तो वह पानी जो है थाली में फैल जाता है, थाली का आकार ले लेता है। ठीक है, तो लेकिन उसका जो आयतन होता है वह बराबर होता है। अगर 1 लीटर बॉटल में है तो थाली में भी 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन उसका शेप आकार जो है बदल गया। ठीक है, अब चलिए हम गैस के बारे में जानेंगे। तो बच्चों जो गैस के कण होते हैं वह क्या है कि द्रव के कण के अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत दूर दूर होने के कारण इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, न के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है। ठीक है, और इनके बीच में इतना जगह स्पेस है कि इनके कण जो होते हैं बहुत तीव्र गति से गति करते रहते हैं, जिससे ये जो है स्थिर नहीं रहते, न इसकी आयतन स्थिर होती है और न ही इसका आकार निश्चित होता है। अगर थोड़ा सा भी कहीं से जैसे अगरबत्ती आप जलाते हैं तो वो फट से पूरे कमरे में फैल जाता है। ठीक है, तो उसका रीजन यही है
कि इनके बीच आकर्षण बल नहीं होता है और खाली जगह ज़्यादा होने के कारण ये बहुत तेजी से गति करते रहते हैं। ठीक है, तो आप ठोस द्रव गैस के बारे में समझ गए। अब चलिए हम तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में बताते हैं। तो बच्चों, तत्व क्या होता है? तत्व वह होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, और यौगिक, यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं, लेकिन उनके जो दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं वह एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और उन तत्वों के बीच में एक रासायनिक बॉन्ड काम करता है, केमिकल बॉन्ड काम करता है, रासायनिक बंध काम करता है। इसे, इनके तत्वों को हम रासायनिक क्रिया के द्वारा ही अलग कर सकते हैं, उसे भौतिक क्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो याद करने के लिए याद रखिए कि यह जो है दो या दो से अधिक तत्वों से बने होते हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। ठीक है, अब अगला है मिश्रण। तो बच्चों, मिश्रण में क्या होता है कि इसमें भी दो या दो से अधिक तत्व मिले होते हैं, लेकिन उनका कोई एक निश्चित अनुपात नहीं होता है और इनके तत्व को हम आसानी से भौतिक क्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इन मिश्रण में भी आपको इतना जानना है कि इसमें भी दो या दो से अधिक तत्व मिले होते हैं, लेकिन वे एक निश्चित अनुपात में नहीं होते, उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण उसके सामान्य लक्षणों के आधार पर किए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पदार्थ को उसके विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, जिसमें पहला है पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर। तो बच्चों, आप लोग पानी को देखा है कि पानी किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। ठीक है, लेकिन अगर पानी को हम 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं तो पानी हमारा जम जाता है और बर्फ का रूप ले लेता है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, और यदि पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस तक उबालें तो पानी क्या होगा? वाष्प बन करके उड़ने लगेगा ना। तो जो वाष्प होता है वह हमारा जो है गैसियस फॉर्म में होता है। ऐसे भी आप देखते होंगे जब कपड़ा धोते होंगे या कहीं पानी अगर गिर जाती है तो वो धीरे धीरे पानी समाप्त हो जाता है, सूख जाता है। वो पानी कहाँ से चला गया? वह गैस बन करके धीरे धीरे उड़ गया, उसका वाष्पन हो गया। ठीक है, तो आप देखें कि पानी जो है 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव, गैस। उसी तरह से मोम भी है, मोम लिक्विड में भी होता है। मोम जो कैंडल होता है वह ठोस अवस्था में होता है और जब मोम को हम जलाते हैं तो वह गैस अवस्था में होकर के समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से नारियल का तेल भी है। नारियल का तेल जाड़ों में आप देखते होंगे कि ठोस की अवस्था में हो जाता है और गर्मी में वही तरल की अवस्था में हो जाता है, और जब उसे हम उबालेंगे, गर्म करेंगे बहुत ज़्यादा समय तक तो वह समाप्त हो जाने गैस अवस्था में चला जाता है। तो बच्चों, इस तरह से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, जिसके बारे में अभी आप अध्ययन किए। ठीक है ना। दूसरा है जल में घुलनशीलता के आधार पर। तो बच्चों, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं, जैसे चीनी हुआ, नमक हुआ, और बहुत सी चीज़ें पानी में नहीं घुलते। जैसे अगर हम पानी में बालू को डालें या अनाज को डालें, गेहूँ, चना, कुछ भी, तो पानी में नहीं घुलते। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटेंगे। पहला घुलनशील पदार्थ और दूसरा अघुलनशील पदार्थ। घुलनशील का मतलब जो जल में घुल जाए और अघुलनशील का मतलब जो जल में न घुले। ठीक है,
अब तीसरा है जल के सापेक्ष भार के आधार पर। बच्चों आप यह भी देखे होंगे कि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं और कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं। जैसे यदि हम प्लास्टिक का कोई भी चीज़ पानी में डाल दें तो वह तैरता हुआ रह जाएगा, लेकिन अगर हम लोहे का कील या कांच की गोली पानी में डालें तो वह तुरंत डूब जाएगा। तो बच्चों पानी के सापेक्ष भार के आधार पर हम पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं, एक हल्का पदार्थ और दूसरा भारी पदार्थ। ठीक है। चौथा है पारदर्शिता के आधार पर। बच्चों पारदर्शिता का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है ना, पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। तो पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे आप बस में यात्रा किए होंगे तो आप देखते होंगे कि बस में बैठने के बाद हमें साइड में चाहे सामने सब कुछ है, सब कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं ना। तो वह जो कांच लगा होता है वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है। और दूसरा है अपारदर्शी। अपारदर्शी ने जिससे पार न जाया जा सके, यानी जिससे आर पार प्रकाश की किरणें न जाए या जिससे पार आर पार न देखा जा सके उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर ये हम लिखे हैं तो हम इस डस्टर से ऐसे इसको हम ढक लें तो आपको नहीं दिखाई देता होगा। तो ये जो लकड़ी हुआ क्या हुआ, अपारदर्शी पदार्थ हुआ। या इसे हम पेपर से ऐसे ढक दें या हाथ से ऐसे ढक दिए तो आपको यह नहीं दिखता होगा, यानी हमारी प्रकाश किरण हथेली को पार करके नहीं जा पा रही है। तो ये क्या है, अपारदर्शी हुआ। ठीक है ना। तो लोहा की चद्दर, चाहे लोहा चाहे लकड़ी चाहे कांच, कलई मोटा कांच जिसमें कलई किया गया हो तो वह क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे आपका आईना है तो आईना जब आप देखते हैं तो आप उस पार नहीं देख पाते हैं क्योंकि पीछे कलई किया गया होता है। तो कलई किया गया दर्पण जो है अपारदर्शी होता है। और पारभासी पदार्थ क्या होता है, तो पारभासी का मतलब जिसके आर पार हल्का धुंधला दिखाई दे उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर किसी कागज में अगर आप तेल लगा दें तो उस कागज से आर पार धुंधला रूप में देखा जा सकता है। ठीक है ना। हम लोग बचपन में बहुत खेल खेले हैं, ड्राइंग बनाए हैं। एक कागज में तेल लगा करके फिगर पर रख दीजिए तो फिगर जो है, चित्र जो है उसके आर पार हल्का हल्का दिखती है। तो तेल लगा हुआ कागज जो है हमारा पारभासी पदार्थ हुआ। ठीक है। अब अगला है चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। तो बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें चुंबक में चिपक जाती है, यानी चुंबक उसको अपने तरफ आकर्षित करती है, अब बहुत सी चीज़ों को आकर्षित नहीं करती है। जैसे अगर आप लोहे के चूर्ण को चुंबक के पास ले जाएंगे तो चुंबक में वह चिपक जाता है, लेकिन अगर लकड़ी के बुरादे को या लकड़ी को ले जाएंगे तो चुंबक में नहीं चिपकेगा। तो जो पदार्थ चुंबक, जिस पदार्थ को चुंबक आकर्षित करता है उसे हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जिस पदार्थ को चुंबक आकर्षित नहीं करता उसे हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब अगला है कठोरता के आधार पर। तो बच्चों जैसे ये डस्टर है, चाक की गोली है, ऊन है, ठीक है, तो आप ले लीजिए। अब उसे बारी बारी से दबाइए तो आप देखेंगे कि डस्टर नहीं दबेगा, और अगर ऊन रहेगा तो ऊन पे दाबेंगे तो वह दब जाएगा। स्पंज रहेगा तो स्पंज भी दब जाएगा। तो जो दब जाएगा उसे हम मुलायम पदार्थ कहते हैं, और जो नहीं दबता है उसे हम कठोर पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो कठोरता के आधार पर हम दो भागों में बांटे, कठोर पदार्थ और मुलायम पदार्थ। तो बच्चों जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को पदार्थ की अवधारणा और पदार्थ का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।